अगली वक्ता हैं राम प्यारी। ये हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी हैं। इनका विषय है सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सभी को नमस्कार। मेरा जो विषय है वो है सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने। इन तीनों किताबों को जैसलमेर रियासत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगर हम राजस्थान के प्रतिबंधित साहित्य की बात करते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि राजस्थान में सबसे अधिक प्रतिबंधन रियासतों द्वारा लगाया गया था। इस पाठ के अंतर्गत हम जैसलमेर रियासत, उनकी शासन व्यवस्था, सागरमल गोपा का परिचय, उनकी गिरफ्तारी, जेल यातनाओं के साथ साथ इस पुस्तक का परिचय एवं उनके प्रतिबंधन के पीछे की राजनीति को जानने का प्रयास करेंगे। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने 1156 ईस्वी में की थी और 1818 में जैसलमेर के रावणों ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण यहाँ पर राज सत्ता कायम रही। राजपूताना की रियासतों में जैसलमेर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कुल विस्तार 16,500 वर्ग मील था और आजादी से पहले जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्य की कुल आबादी 93,246 थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान का उदय हो चुका था। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रियासत के राजा पाकिस्तान में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रखते थे एवं इसके साथ भी वे अलग राज्य की भी मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आजादी के 1 वर्ष बाद 15 अगस्त 1948 को अमर सागर पोल के बाहर खुले में पहली बार तिरंगा फहराया गया। उसके बाद 30 मार्च 1949 को जैसलमेर के अंतिम शासक गिरधारी सिंह के हुए हस्ताक्षर के तहत जैसलमेर का राज्य का राजस्थान में विलय हो गया। जैसलमेर रियासत में शासन व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार से था? प्रस्तुत पाठ के अंदर जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया गया है वह 1920 से 1947 के बीच की है। 1920 से 47 के बीच में जैसलमेर में जवाहर सिंह का शासन था और इनके शासन में रियासत की कुल वार्षिक आय 6 से 8 लाख रुपए थी, जिसमें से जनहित के कार्यों के लिए शिक्षा पर 8,000, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर 12,000 के लगभग पैसे खर्च किए जाते थे। बाकी की सारी जो पैसे थे रियासत के, वे सब राजा के ठाट बाट और उनके अय्याशों में खर्च हो जाते थे। जैसलमेर में मूल रूप से रियासत में कर और प्रथा का स्वरूप कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर पहले थी बेगार प्रथा, फिर जगात प्रथा और हलोटा नाम एक कर लिया जाता था किसानों से। बेगार प्रथा के अंतर्गत जो जागीर, सामंत और राजा होते थे वे आम जनता से मुफ्त में सेवाएं लेते थे और जगात प्रथा के अंतर्गत 2 मूल्य से अधिक की वस्तुओं को आयात निर्यात करने के लिए जैसलमेर रियासत में कर लगाए जकात ली जाती थी और पशुओं की खरीदारी पर भी जकात वसूल की जाती थी। हलोटा नामक जो कर है वो जहाँ गेहूं की फसल की पैदावार नहीं होती थी वहाँ के किसानों से प्रति वर्ष एक हल पर या 2 या 4 रुपए की वसूली ली जाती थी, जिसे स्थानीय भाषा में हलोटा कहा जाता था। रियासत का स्वरूप कुछ इस प्रकार से था कि अकाल महामारी के समय भी किसानों से कर लिए जाते थे। किसानों की तत्कालीन यथास्थिति का चित्रण गणेशीलाल व्यास ने अपनी कविता में कुछ इस प्रकार से किया है। वे जागीरदारों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि ए खेतड़ा जोते न कोई भणे निपुण। ये लोग खेत नहीं बोते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ए दारूड़ा पीवे ने माठा मारूड़ा सुने। मारूड़ा यहाँ राजस्थान के लोकगीत को कहा गया है। ये लोग शराब पीते हैं और आराम से गीत सुनते हैं। निकास निठल्ला बैठा ठकराया करे। ये लोग खाली समय बैठे रहते हैं और ऐसे ही पंचायत करते रहते हैं, पर पड़े रोटियारा दीवाल कर सा भूख से मरे। लेकिन जो किसान है, जो अन्न उपजाता है, जिन्हें अन्न का देवता कहा जाता है, वह भूख से मरने को लिए विवश है। रियासत में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी। सागरमल गोपा कौन थे? सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी जैसलमेर में हुई।
इनका केवल 14 वर्ष की आयु में हीराबाई से विवाह हो गया था। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में स्वयं सेवक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जैसलमेर की प्रजा को स्वतंत्र बनाने के लिए इन्होंने अपने अंत तक जीवन की बाजी लगा दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें जेल की काल कोठरी में जिंदा आग से जलाकर मार दिया गया था। इन्होंने जैसलमेर की जनता के लिए एक शब्द कहा था, जो है कि मेरे जीवन का ध्येय जैसलमेर की प्रजा को जीवित, जागृत और स्वतंत्र बनाता है। आज वहाँ एक व्यक्ति की निरंकुश सत्ता कायम है और उसकी दमन नीति से प्रजा स्वाभिमानहीन होकर दुर्दशा का जीवन बिता रही है। उनके ऊपर अनेक तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन वह उफ नहीं कर सकती। उस दुर्दशा का स्मरण कर मैं कांप उठता हूँ। मैं इस दुर्दशा का अंत करने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाना चाहता। सागरमल गोपा ने 1918 में जैसलमेर में एक आम सभा आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से मिडिल तक की शिक्षा को अनिवार्य करने का निवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। 16 नवंबर 1930 को पूरे भारत में जवाहर दिवस मनाने की गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी। तो जैसलमेर के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जैसलमेर में भी जवाहर दिवस मनाया, जिसकी सूचना जब महरावल को मिली तो उन्होंने सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जैसलमेर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रघुनाथ सिंह मेहता इसके बाद मद्रास चले जाते हैं और 1932 में पुनः लौटकर जैसलमेर आते हैं और यहाँ पर एक माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करते हैं। राज्य सरकार ने इस मंडल को अवैध घोषित कर दिया और रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी से जनमानस से जो उद्वेलित हो गया, जिसके कारण महरावल को इनसे जेल से मुक्त करना पड़ा। रघुनाथ सिंह की मुकदमा पुस्तक सागरमल गोपा ने इन्हीं को समर्पण की है। इसके अलावा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक पर भी प्रतिबंध लगाया और उन्होंने जैसलमेर के प्रवेश पर भी उनको प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो नागपुर चले गए और वहां से समाचार पत्रों के माध्यम से जैसलमेर राज्य की निरंकुशता को प्रकट किया और नागपुर में जैसलमेर प्रवासियों के साथ मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अलावा सागरमल गोपा ने कविताएं भी लिखी है, जिसमें से उनकी नवरत्न कविता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इस कविता के माध्यम से सागरमल गोपा ने जवाहर सिंह के दरबार के नवरत्नों की तीखी आलोचना की थी। इस कविता इसमें जो पहली तस्वीर है, इसमें सागरमल गोपा अपने परिवार के साथ है, जिसमें उनके पिता और उनके भाई है। दूसरी तस्वीर में सागरमल गोपा और अपनी पत्नी हीराबाई के साथ। सागरमल गोपा की गिरफ्तारी एवं जेल यातनाएं। सागरमल गोपा को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उनके जैसलमेर के प्रवेश पर प्रतिबंध दिया जाता है, जिसके बाद वे नागपुर चले जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहते हैं। लेकिन उनके माता पिता जैसलमेर में ही रहते हैं और 1939 की घटना है कि उनके पिता की आकस्मिक मौत हो जाती है, जिसके बाद वे अपने परिवार से मिलने, विशेषकर अपनी माता की देखभाल करने के लिए जैसलमेर जाना चाहते हैं। लेकिन उनके शुभचिंतकों द्वारा ये सुझाव नहीं दिया जाता है कि जैसलमेर जाना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। वे 2 वर्ष तक इंतजार करते हैं कि वे जैसलमेर जाए, अपनी माता की देखभाल करें। लेकिन और अंततः जोधपुर के रेजिडेंट से मिलते हैं, जहां उन्हें जुबानी और फिर लिखित रूप से यह आश्वासन दे दिया जाता है कि उन्हें जैसलमेर में किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जो जैसलमेर रेजिडेंट का जो पत्र था वो मूल अंग्रेजी भाषा में था। इस पत्र में उन्होंने सागरमल गोपा को लिखा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का केस और मुकदमा दर्ज नहीं है, वे जैसलमेर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। लेकिन यह पत्र केवल एक छलावा था। जैसलमेर रियासत के महरावल ये इस इंतजार में थे कि जैसे ही वे जैसलमेर आए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए वे जैसे ही जैसलमेर जाते हैं, वहाँ 5-6 दिन ठहरते हैं, तो महरावल के सिपाहियों की उन पर नजर रहती है। वे नागपुर जाने से पहले एक पत्र पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, जो महरावल के सिपाही पढ़ते हैं कि ये अगले दिन नागपुर जाएंगे। तो उसी दिन 6 बजे वो घर से बाहर निकलते हैं और 3-4 लोग उन्हें धर दबोचते हैं। उन्हें उस समय मुकदमे की नकल भी नहीं दी जाती। वे अपनी भाषा में चिल्लाते रहते हैं, एक ही करे, मने क्यों पकड़े हुई।
मैं की कर रही, ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया है। लेकिन उनका जवाब था कि तन्ने गिरफ्तार करी, दरबार का हुक्म है, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, ये दरबार का हुक्म है। लेकिन वह युवक चुप नहीं रहा। उसने कहा कि गिरफ्तार करी हुई तो वारंट भेजो तो दिखाओ। उसने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो कोई वारंट भेजा तो दिखाओ। वारंट तो तने जेल में दिखाना, हड़ो तो जेल, वारंट तो तुम्हें जेल में दिखाएंगे, अभी तो तुम जेल चलो। इस प्रकार उनको छल कपट के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और पहले दिन से उनके साथ अमानवीय यंत्रणाएं उन्हें दी जाती है, जिसका जिक्र रामचंद्र बोड़ा अपनी पुस्तक अमर शहीद सागरमल गोपा में करते हैं। वे लिखते हैं कि जेल ले जाने के बाद पहले रोज ही जो व्यवहार उनके साथ हुआ वह बड़ा निर्दयी था। उन्हें हथकड़ी से बांधकर जेल के अंदर एक दरवाजे के पास बिठा दिया जाता था और सारे पुलिस कर्मियों सबको ये आदेश दिए जाते थे कि आते जाते हर व्यक्ति उन्हें थप्पड़, लात, गुस्सा, लाठी अपनी इच्छा अनुसार मारे। इस तरह दिन भर उनके साथ मारपीट का कार्यक्रम चलता रहा। जो भी वहां से गुजरा उसने उनके थप्पड़ मारा, गुस्सा मारा और बूट की ठोकर मारी। यह उनके जेल के पहले दिन की घटना थी। ऐसा उनके साथ न जाने कितने दिन तो निरंतर होता रहा। ये जो पहली तस्वीर है ये वही मंदिर के पास उनका घर था, यहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तस्वीर में उनकी काल कोठरी का चित्र है जिसमें उनको वे 5 साल तक रहे और यहीं पे उनको जिंदा जला दिया था, मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा पर क्या कौन कौन से मुकदमे लगे गए थे और कितनी सजा उनको इनकी तहत मिली थी। तो जैसलमेर रियासत ने 25/5/1941 को आईपीसी की धारा 124A के तहत उत्तेजना फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस समय तो उन्हें जुर्माने की कॉपी नहीं दी गई और नई सजा के बारे में उन्हें कुछ भी बताया गया था कि कितने साल तक उनके जेल की काल कोठरी में उन्हें रखा जाएगा। लेकिन उनकी मौत के बाद जब राजनीतिक नेताओं ने हस्तक्षेप किया और उनकी कॉपी की मांग की, तब उनके भाई रामचंद्र गोपा और उनकी पत्नी हीराबाई को यह कॉपी दी गई, जिसमें फैसले की नकल कुछ इस प्रकार से थी। बलवंत सिंह जी साहब, पूर्ण बैरिस्टर एट लॉ, नायब दीवान एंड सेशन जज दफा 124A, उनके ऊपर 3 अपराध लगाए गए थे। पहला ये था कि 12 जनवरी 1941 को दीवान जैसलमेर स्टेट के नाम बजरी डाल से चिट्ठी लिखी जिसका विषय आपत्तिजनक है। दूसरा उनके ऊपर अपराध था कि एक कविता अपराधी ने लिखी और छापी। यह वही जैसलमेर के दरबार को आधार बनाकर जो नौरत्न कविता थी, ये उसी कविता का जिक्र यहाँ किया गया है कि जिसकी कॉपी उसने वितरित की जो जैसलमेर रियासत के विरोध में लिखी गई थी। तीसरा जो उनके ऊपर जुर्म था वो 23 मई 1941 को जैसलमेर पहुंचने पर उसने लोरी से उतरकर सदर मंडी में एक जुलूस के सामने श्री जी साहब बहादुर व श्री सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले नारे लगाए व आपत्तिजनक बातें कही। ये 3 आरोप सागरमल गोपा पर लगाए गए थे, जिनका 25/5/1942 को अभियुक्त ने अदालत में जुर्म इकबाल किया। इन जुर्म में दो जुर्मों में 3-3 वर्ष की कैद और 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना न देने पर फ्री जुर्माना 6 माह की कैद और काटनी होगी। सजा 10/6/1942 को सुनाई गई। उन्हें 1941 में गिरफ्तार किया जाता है और सजा 1942 को सुनाई जाती है। 1 साल तक उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि उन्हें कितने साल की सजा दी जाएगी, कितने दिन उनको रहना है, कौन से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। सागरमल गोपा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे। तो वे जेल में जब थे तो उस समय वे उनका जो पत्राचार है वो जिसमें से ब्रिजलाल बजानी को उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिन्होंने उसमें उन्होंने लिखा था कि 5 वर्ष से मैं नारकीय यंत्रणाएं सह रहा हूँ। 10 जून 1945 को रिहाई की तारीख है। पुनः 2 मुकदमे और पुलिस ने तैयार किए हैं। 23 मई 1945 का प्रजा सेवक आप पढ़े। प्रजा सेवक अखबार का विवरण आगे दिया गया है। साइबेरिया में जाट की जेल में जो यातनाएं दी जाती थी वो मुझे 20वीं सदी में सहनी पड़ी। आपके सिवा मुझे दुख से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। प्रजा सेवक आप अवश्य पढ़े। जयनारायण जी व्यास और पंडित नेहरू की मार्फत आप मेरी रिहाई का प्रबंध करा सके तो आजीवन ऋणी रहूंगा। उन्होंने जेल से ये पत्र सिर्फ ब्रिजलाल बिजानी को नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू और जयनारायण व्यास को भी लिखे थे। और इन दोनों पत्रों को जब हम देखते हैं तो इन्होंने एक बात लिखी गई है कि आप इन पत्रों को गुप्त रखें, प्रकाशित न करवाएं। इसके पीछे का कारण यही था कि जब पत्र प्रकाशित हो जाते थे
तब महरावल द्वारा उन्हें और अधिक अत्याचार दिए जाते थे, उनको अमानुषिक बर्ताव किया जाता है। अगर जयनारायण व्यास के नाम के पत्र को हम देखते हैं तो वे लिखते हैं, इसमें लिखा है कि प्रजा सेवक में लिखी सब बातें सत्य है। प्रजा सेवक अखबार था जो जोधपुर से निकलता था। इस अखबार में सागरमल गोपा की गिरफ्तारी से लेकर उनकी मौत के बाद तक की घटनाओं का चित्रण हमें सबसे पहले प्रजा सेवक अखबार के माध्यम से मिलता है। तो प्रजा सेवक अखबार में उनकी जब गिरफ्तारी की सूचना छपी तो और वह सूचना बाहर आई तो सागरमल गोपा को जेल में अनेक तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसका विवरण उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा है। और जयनारायण व्यास के पत्र में भी उन्होंने, और बाद में वे जो पत्र बाहर आते थे उनकी जेल यात्राओं के, तो उन्हें बाद में महरावल के द्वारा प्रतिवाद लिखवाकर उन्हें झूठा साबित भी कर दिया जाता था। और यही उन्होंने इन दोनों बातों का चित्रण इन दोनों पत्रों में किया है कि आप इन पत्रों को गुप्त रखें। जो भी सूचनाएं बाहर मेरी जेल की यात्राओं की आई है वे सब सत्य हैं। मेरे साथ जेल में बहुत गलत व्यवहार किया जाता है और मुझसे जबरदस्ती मुझसे आपके प्रतिवाद के लिए पत्र लिखाए जाते हैं। 3 अप्रैल 1946 को जेल में मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा की हत्या कर दी जाती है और उन्हें 8 घंटे तक वे अधमरी हालत में उनको हॉस्पिटल में रखा जाता और कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं बुलाया जाता। वे अपनी भाषा में चिल्लाते रहते हैं, अरे कोई डॉक्टर का कंपाउंडर हुई, अरे कोई डॉक्टर या कंपाउंडर है, सारी रात सुहा का करोई पर कोई जवाब न को देनी। मैं पूरी रात से मुझे यहाँ लेटा रखा है, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे इतनी बड़ी अस्पताल में लाया तो इलाज की कमी। वे कहते हैं कि इतना बड़ा अस्पताल है, क्या इसमें इलाज की कमी है? अरे मोजो शरीर बड़े रे, अरे मेरा शरीर जल रहा है और हूँ मरो ही रे, और मैं मर रहा हूँ। अरे कोई मोतीलाल डॉक्टर ने तो तेड़ लाओ, अरे कोई मोतीलाल डॉक्टर को तो बुला लाओ, ओ मोजो इलाज भली तरह शू कर से। वे कहते हैं कि वो मेरा इलाज भली तरीके से कर पाएंगे, लेकिन पूरी रात तक ना तो कोई डॉक्टर आता है और ना ही उनके घर वालों को उनसे मिलने दिया जाता है। बाद में सुबह मोतीलाल डॉक्टर आते हैं, जैसे ही उनको इंजेक्शन लगा जाते हैं वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इसमें जो पहला चित्र है वो उनका स्मारक बनाया गया है जैसे मां के शमशान घाट पर। दूसरा उनकी समाधि पर लिखा है, ये एक प्रतिबंधित शायरी है जो उनकी समाधि पर लिखी गई है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिलने वालों का यही बाकी निशान होगा। तीसरी तस्वीर में उनकी जयनारायण व्यास जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं वो उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। चौथी तस्वीर में ये तस्वीर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी की गई थी जो है। सागरमल गोपा का क्रांतिकारी जीवन और प्रजा सेवक। प्रजा सेवक अखबार जो है वो जोधपुर से निकलता था जिसके संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इस अखबार को राजस्थान की रियासतों में प्रतिबंध लगाया गया था और इस अखबार निकालने के बदले उनको अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को भी जेल हुई थी। इस अखबार की महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह केवल जनजागृति का कार्य नहीं किया, अपितु खोजी पत्रकारिता के जरिए ज्ञात सूचनाएं भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सागरमल गोपा के जीवन को देखा जा सकता है। इस अखबार में सागरमल गोपा की गिरफ्तारी की सूचना सबसे पहले छपी जो इस प्रकार है। यह अखबार उनकी गिरफ्तारी के 11 दिन बाद इस अखबार में सूचना छपी थी कि कल शाम को करीब 6 बजे सागरमल जी गोपा को अकस्मात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि आप धोती और बंडी पहने हुए घर से निकले थे और पेशाब कर रहे थे। इतने में गुमान सिंह 4 सिपाहियों सहित जो सामने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में छिपे बैठे थे आए और पेशाब करते हुए के दोनों हाथ पकड़े और दोनों पांव पकड़कर घसीटते हुए उठा ले गए। कहते हैं कि आप पर राजनीतिक अभियोग चलाया जाएगा। इस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी की सूचना 11 दिन बाद बाहर जनता के सामने प्रजा सेवक के माध्यम से आती है। उनमें जो जेल में जो यातनाएं दी जाती है उनका पर्दाफाश भी सबसे पहले प्रजा सेवक अखबार में होता है। 4 साल तक जेल में उनके साथ जितने भी अत्याचार हो रहे थे वह पत्रों के माध्यम से बाहर आ रहे थे, लेकिन पहली बार स्वरूप चंद जैन नाम के एक व्यक्ति जो जेल में जाते हैं और सागरमल गोपा से मिलते हैं, उन्हें जो वो घटनाएं अपनी जेल यंत्रणाओं के बारे में जो उन्होंने स्वरूप चंद जैन को बताया
वह लेख प्रजा सेवक में छपा था, जिस लेख का शीर्षक था गोपाल जी के जेल जीवन की दर्दनाक कहानी। उस लेख में वे लिखते हैं, स्वरूप चंद जैन लिखते हैं कि जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने फलोदी परिषद के प्रस्ताव पर हुई प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरकार ने समझा कि ये चीजें मेरे इशारे से हुई है, फलतः वह मेरे प्रति नरमी के बजाय कठोरता से पेश आए। जिस दिन यह खबर छपी उसी दिन मेरे विरुद्ध मुकदमों की सृष्टि कर दी गई। पहले मुझे पीटा गया और फिर सच से बांधकर मेरी गुदा में लाल मिर्च डाली गई थी। ऐसी यंत्रणाएं उनके साथ कई बार हुई थी। उनको कई बार उनके नाक में गुदा में लाल मिर्ची डाल दी जाती थी। जब वे इच्छानुसार ये कार्य को नहीं करवाते थे तो 5-6 लोगों द्वारा जबरन उनको पकड़कर ऐसा कि उनके साथ किया जाता था और ये यंत्रणाएं उन्होंने जेल में 5 साल तक सही थी। सागरमल गोपा की दर्दनाक मौत और प्रजा सेवक की उसमें भूमिका। जब जेल में उनको आग लगा दी जाती है तो बाहर लोगों के बीच में यह सूचना दी जाती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन प्रजा सेवक ये पहला अखबार था जिसने ये बताया कि जिसने ये खबर छापी थी कि ये उनकी आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी ये हत्या थी और उन पे जो मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाया। जो खबर प्रजा सेवक में छपी थी वह इस प्रकार थी कि जैसलमेर के राजबंदी श्री सागरमल गोपा जेल में मार डाले गए। 5 वर्षों तक जेल में सड़ने वाले राजबंदी का करुण अंत, जैसलमेर शहीद की लाश का जुलूस, जनता का क्रोध भड़क उठा। इस प्रकार से प्रजा सेवक अखबार की सागरमल गोपा के जीवन को उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से उसने कवर किया। अब रघुनाथ सिंह पुस्तक का परिचय। जो ये पुस्तक है ये सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह मेहता के जीवन से प्रेरित होकर इस पुस्तक की रचना की थी। सागरमल गोपा के जीवन को मेहता ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। वे इन्हें जैसलमेर के जननायक के रूप में देखते थे। इस पुस्तक में जैसलमेर के शासन की व्यवस्था का भंडाफोड़ किया गया है। जब मेहरावल को इस पुस्तक की सूचना मिली तो उन्होंने इसे जब्त कर लिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पुस्तक की रचना गोपाल जी ने नागपुर त्रिवेंद्रम में घुमरकड़ी जीवन बिताते हुए की थी। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर रघुनाथ सिंह मेहता का चित्र है और गोपाल जी ने उसे एक क्रिप्ट की संज्ञा दी है। वे इसे घटना का नोट मानते हैं। वे पुस्तक के संदर्भ में उनका कथन है कि यह कोई उपन्यास नहीं है, नहीं कोई दिलचस्प नाटक है, केवल उस घटना का नोट है जो भाई रघुनाथ सिंह मेहता के साथ घटी थी। आज मेरे हाथ में जैसलमेर राज्य में उत्तरदायित्व शासन प्रणाली स्थापित कराने का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार इंग्लैंड की प्रजा के सामने किंग एडवर्ड उत्तरदायी हैं, हमारे महाराजा साहब भी प्रजा के प्रति उत्तरदायी बने। जब मनसुख राय आदि महाराजा को सलाह मशविरा दे सकते हैं तो हमें भी परामर्श देने और सलाह देने का हक है। उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें जेल में जला दिया गया था और इस पुस्तक के बहाने से सागरमल गोपा जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की मांग करते थे। रघुनाथ सिंह को गिरफ्तारी के पीछे के कारण रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना के बाद। माहेश्वरी नवयुवक मंडल को मेहरावल के लोग इस तरीके से देखते थे कि वह केवल प्रजा को भड़काने का काम करता है ये मंडल, इसलिए रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। लेकिन रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी के बाद जनता का क्रोध भड़क उठा और माहेश्वरी समाज ने मेहरावल के प्रति प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। वे मेहरावल के सामने जी हुजूरी नहीं करते थे और न ही वहां जाकर नजराना देते थे। उनके जो दादाजी थे करण सिंह, रघुनाथ सिंह के, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि मेहरावल ने एक बेगुनाह को सजा दी है और हम जब तक रघुनाथ सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा हम दरबार में किसी प्रकार का कोई नजराना नहीं देंगे। इस पुस्तक के पाठ पर प्रतिबंध की राजनीति। रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इसे जब्त किया गया था। रघुनाथ सिंह पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर दफा 144 आईपीसी के तहत मुकदमा चला गया जिसमें उन्हें 2 वर्ष की कैद और 400 रुपए जुर्माना की सजा दी गई थी। यह पुस्तक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें अदालत के सामने जो रघुनाथ सिंह के बयान थे वह अंग्रेजी शासन और मेहरावल दोनों के शासन का प्रतीखी आलोचना करते हैं और उनका सच सामने लाकर रखते हैं। तो उनके जो बयान थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जहां न्यायालय बच्चों की एक हाथ की कठपुतली की तरह है, न्यायालय में काम करने वालों को मनचाहे रूप से बेइज्जत किया जाता है, जहां का सामंत मंडल इस बात के लिए तत्पर रहता है कि किस तरह राज्य को न्याय के विरुद्ध किया जाए। जैसलमेर हाई स्कूल खोलने की मांग को 17 वर्ष हो गए लेकिन उसे लागू नहीं किया गया।
अगर जैसलमेर रियासत को देखा जाए तो आज़ादी से पहले वहाँ केवल एक हाई स्कूल था जिसमें गरीब लोग, आमजन किसानों के बच्चे नहीं पढ़ते थे। उसके बाद वो उनका बयान था कि संक्षेप में मैं ये वह कह देना चाहता हूँ कि यदि अपनी मातृभूमि को प्यार करना अपराध है तो मैं प्रसन्नता के साथ कहूँगा कि मैंने अपराध किया है। वे आगे लिखते हैं कि मैं देश प्रेम को धर्म और स्वाभिमान से बढ़कर मानता हूँ। यदि नौकरशाही देश प्रेम और ईश्वर भक्ति को अपराध मानती है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आगे वे स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि अपराधी स्त्रियां जेल में गिरफ्तार हो रही है। इनके इन बयानों की वजह से इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जितने भी इन पुस्तकों के हवाले से ये बात, जितनी भी मैंने बातें की वे सभी इन पुस्तकों के हवाले से की है। धन्यवाद।